और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ पर खबरों का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरे रहा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। यूपी में बुलडोजर की गरज जारी है। हालांकि इस बार बुलडोजर की ये गरज सवालों के घेरे में है। दरअसल शाहजहांपुर में जहां ये बुलडोजर धमक रहा है वो पूर्व विधायक का ठिकाना है। रोशन लाल वर्मा जो कि पिछले विधानसभा में बीजेपी के टिकट पर चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे थे, तब सत्ता के साथी थे, लेकिन चुनाव से पहले पाला बदलकर समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। नतीजा हुआ ये कि विधायकी भी चली गई। अब इलाके से रौब भी जा रहा है क्योंकि नगर निगम ने उनके निर्माण की नापचोक करनी शुरू कर दी, जिसके बाद उनका अवैध निर्माण तोड़ दिया गया। देश में कई राज्यों में बाढ़ और बारिश ने शहरों को पानी पानी कर दिया है। ऐसी तस्वीर महाराष्ट्र में देखने को मिल रही है। इसी तस्वीर को ले लीजिए। ये उफान और पानी की रफ्तार यकीनन डराने वाली है। इसके आसपास फटकने के लिए कलेजे को मजबूत करना होगा। असल में उत्तरी गोवा की 75% प्यास बुझाने वाला तिलारी डैम ओवरफ्लो हो गया है। कोंकण में भारी बारिश के कारण गोवा और कोंकण में सभी डैम इस समय 100% भरे हुए हैं। तिलारी डैम फिलहाल महाराष्ट्र के डूडामार्ग तालुका और उत्तरी गोवा की प्यास बुझा रहा है। तस्वीरें बहुत साफ भले न हों, लेकिन इरादे बहुत साफ थे कि अपनी जान देना है और मौके पर पहुंचे पुलिस को बचाना था। आगरे के हरि पर्वत इलाके में रहने वाली एक लड़की अपनी जान देने पर उतारू थी। घर वालों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने पहले तो खुद से दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, फिर समय न गंवाते हुए घर में रखे सिलेंडर को ही दरवाजा तोड़ने के लिए इस्तेमाल कर लिया और तेजी से लड़की तक पहुंचकर उसे जान देने से रोक दिया। सावन में घेवर बनते देखना और उसका स्वाद लेने की सोचना लाजमी है, लेकिन यहाँ इस घेवर के जरिए दो काम किए जा रहे हैं। पहला तो लोगों को त्योहार के लिए मिठाइयाँ बेची जा रही हैं, दूसरा इससे होने वाली कमाई के जरिए गौ सेवा की जा रही है। ये काम हरियाणा के सोनीपत में युवाओं ने अपने जिम्मे लिया है। यहाँ तैयार होने वाली मिठाइयों के लिए भी घी का इस्तेमाल किया जा रहा है। और आगे रुक करते हैं सियासी ढाबे का, जहां आज की बड़ी खबर मौजूद है। मणिपुर के मुद्दे पर सियासत तेज होती जा रही है। विपक्ष संसद में प्रधानमंत्री के बयान पर अड़ा है और हंगामे की वजह से लगातार दूसरे दिन कोई काम नहीं हो पाया। उधर बीजेपी ने भी पश्चिम बंगाल में एक महिला के साथ हुए अत्याचार का मुद्दा उठाते हुए ममता बनर्जी सरकार पर हमला बोला है। प्लीज एक मिनट। मणिपुर के हालात पर एक और सड़कों पर संग्राम है, दूसरी ओर संसद में संग्राम। लोगों का गुस्सा बेटियों पर अत्याचार वाले वीडियो से भड़का है, जबकि संसद के इस हंगामे में कहीं न कहीं चुनावी तड़का है। मॉनसून सत्र के दूसरे दिन भी नारेबाजी छोड़कर कोई दूसरा काम नहीं हुआ। क्या नारेबाजी से समस्याओं का समाधान होगा? क्या समाधान होगा? चर्चा संवाद से, चर्चा होगा बातचीत से। ये तरीका उचित नहीं है। चर्चा नहीं करना चाहते आप, वाद विवाद नहीं करना चाहते, सदन नहीं चलाना चाहते आप, देश की जनता चाहती सदन चले, मुद्दों पे चर्चा होगी, उससे समाधान होगा, नारेबाजी से समाधान नहीं होगा। हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा हो। मैंने ऑल पार्टी मीटिंग में स्वयं भी इस बात को कहा है और आज मैं फिर से सदन में दोहराना चाहता हूं कि हम चाहते हैं कि मणिपुर की घटना पर संसद में चर्चा होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रहा हूं कि कुछ ऐसे राजनीतिक दल हैं जो कि अनावश्यक यहां पर ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं ताकि किसी भी सूरत में मणिपुर की घटना पर चर्चा न हो पाए। मैं स्पष्ट रूप से यह आरोप लगाना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि सचमुच या प्रतिपक्ष मणिपुर की घटना को लेकर जितना गंभीर होना चाहिए वो गंभीर नहीं है। संसद में हंगामे का सियासी पेच समझिए। सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान पर अड़ा है। यानी पहले बयान, फिर चर्चा और तब समस्या के समाधान की ओर कदम। मणिपुर के हालात देखते हुए विपक्ष की इस जिद में बीजेपी को विशुद्ध राजनीति दिख रही है। सवाल उठाया था, लेकिन हमको मौका नहीं मिला। गवर्नमेंट इस विषय पे चर्चा
करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री जी खुद एक बयान देना हमारा डिमांड है। कुछ लोग सदन के सदस्य नहीं रहे तो उनकी मंशा तो यह है कि सदन उसके बाद चले ही ना, और वो तब भी नहीं चलता जब सरकार चर्चा करने के लिए तैयार हो। आखिरकार विपक्ष चर्चा से क्यों भाग रहा है? मणिपुर को लेकर सियासी दंगल सिर्फ संसद में हो ऐसा नहीं है। देश में चुनावी माहौल है, इसीलिए जब प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची तो चुनावी रैली में इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया। महिलाओं के साथ भयावह अत्याचार हो रहा है, बच्चों के सर पर छत नहीं रहे, और हमारे प्रधानमंत्री जी ने 77 दिन के लिए कोई बयान ही नहीं दिया इस पे। मजबूरी में कल एक बयान दिया, उन्होंने एक वाक्य बोला और उस वाक्य में भी राजनीति घोल दी। मणिपुर में हुई हिंसा और बेटियों पर हुए अत्याचार के मामले में पुलिस और राज्य सरकार दोनों पर गंभीर सवाल हैं। लेकिन ऐसे ही सवाल बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में भी उठाए। ममता मणिपुर को लेकर हमलावर है तो लॉकेट चैटर्जी बंगाल के हालात बताते हुए रो पड़ी। आप लोग तो इंसान को हत्या करने का सौदागर हो, आप लोग तो इंसान को हत्या करने का जुलुम करते हैं। বিজেপির এখন প্ল্যান হচ্ছে তৈরি করে ঘটনা সাজিয়ে দিয়ে ওই পুলমার মতো। हम भी चाहते हैं मणिपुर का जैसा सिचुएशन है, पश्चिम बंगाल का भी ऐसा सिचुएशन है। वो लोग को भेजते हैं मणिपुर में, पहले बंगाल संभाल ले, पहले बंगाल संभाल ले, उसके बाद वो मणिपुर में जाएंगे। बंगाल का बेटी बंगाल का देश का बेटी नहीं है। मणिपुर हो या पश्चिम बंगाल, महिलाओं या बेटियों के साथ अत्याचार पर गंभीरता से सख्त कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें भारत पर हैं। देश के लोगों की नजर अपने हुक्मरानों पर है, लेकिन विडंबना ये है कि सामने 2024 है और इसीलिए ये मुद्दा भी चुनावी होता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। ज्ञान वापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने सुनाया है फैसला। ये आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेस पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। वाराणसी के ज्ञान वापी मस्जिद मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। इस फैसले में विवादित जगह यानी वजूखाना को छोड़कर पूरे कैंपस का एएसआई सर्वे कराए जाने का आदेश दिया गया है। कोर्ट ने कैंपस के किसी भी हिस्से को नुकसान पहुंचाए बिना साइंटिफिक सर्वे करने की बात कही है। इस फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया गया है। 14 जुलाई को बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। इस मामले में मुस्लिम पक्ष ने याचिका दाखिल कर कैंपस के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की थी। मणिपुर में 2 महिलाओं से दरिंदगी मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से इन्हें 11 दिन की पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। वहीं इस मामले में आज संसद में जमकर हंगामा हुआ। सरकार की तरफ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने विपक्ष से इस मुद्दे पर चर्चा की अपील की, जबकि विपक्ष इस मामले में प्रधानमंत्री का बयान चाहता है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग पर अड़ा है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से दया की अपील की। राष्ट्रपति से गुजारिश में सीमा ने कहा कि वो अपने प्यार के लिए भारत आई है। सीमा ने कहा कि मैंने हिंदू धर्म अपना लिया है, मैं किसी भी तरह की जांच के लिए तैयार हूं और किसी भी एजेंसी से जांच के लिए तैयार हूं। मुझे आईएसआई एजेंट समझा जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ सीमा के वकील एपी सिंह की तरफ से सीमा को हिंदुस्तानी नागरिकता देने की अपील की गई है। सीमा के वकील का कहना है कि चूंकि उसने भारतीय नागरिक सचिन से शादी कर ली है, लिहाजा उसे नागरिकता दी जानी चाहिए। राजस्थान में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक 2030 पारित कर दिया गया है। इसके कानून बन जाने के बाद राजस्थान में शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 साल के ऊपर के लोगों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार होगा। इसके तहत 15 दिन के अंदर रोजगार की गारंटी दी जाएगी। चुनावी साल में पारित हुए इस विधेयक को गहलोत सरकार का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है। राजस्थान में इसी साल आखिरी महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। प्रयागराज में वायुसेना अपना 51वां स्थापना दिवस मनाने की तैयारी में है। 8 अक्टूबर को वायुसेना यहां अपना दम दिखाएगी। अपने स्थापना दिवस के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में वायुसेना अपना शक्ति प्रदर्शन कर देश का ध्यान अपनी तरफ खींचती आ रही है। इस बार एयर शो प्रयागराज में देखने को मिलेगा। बमरौली में होने वाले स्थापना दिवस समारोह को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं, जबकि संगम तट पर वायुसेना का एयर शो दिखेगा।
जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि हमारे आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर बेहिसाब गर्मी से जुड़ी है। वैसे तो भारत में बारिश का मौसम है, लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि जुलाई की गर्मी ने पूरी दुनिया में रिकॉर्ड बना दिया है। अमेरिका, यूरोप और चीन इस गर्मी से परेशान हैं। करोड़ों लोग हीट वेव का सामना कर रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझना जरूरी है, क्योंकि इसका असर आज नहीं तो कल हम पर भी पड़ने वाला है। इसलिए इस खबर को लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। जून की तपिश के बाद जब झूम के सावन आया तो गर्मी छूमंतर हो गई। किसी के लिए ये सावन लाखों का है, किसी के लिए मनभावन है। कभी रिमझिम है तो कभी झमाझम है, लेकिन असर एक जैसा है। इस बादल राग से तपती गर्मी की विदाई हो गई। लेकिन क्या सचमुच ऐसा हुआ? जब काले बादल नहीं छाए, जिस दिन बारिश नहीं हुई, क्या उस दिन आपको चुभती हुई गर्मी का एहसास हुआ? क्या बरसात के दिनों में भी तीखी धूप ने आपको परेशान किया? क्या मौसम के बदलते मिजाज ने आपको सताया? ऐसा हुआ क्योंकि पूरी दुनिया में जुलाई का महीना बेहद गर्म रहा और कई देशों में गर्मी के रिकॉर्ड टूट गए। भारत में अप्रैल के महीने में गर्मी ने नए रिकॉर्ड बनाए थे। जून में भी करीब 100 साल पुराना रिकॉर्ड टूट गया था। लेकिन अगर पूरी दुनिया की बात करें तो जुलाई में गर्मी ने एक हैरतअंगेज रिकॉर्ड बनाया है। नासा की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जुलाई पिछले 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है। मौसम का ये बदलता पैटर्न और ये गर्मी एक चेतावनी है, जिस पर सावधानी वाला हॉर्न बजाना जरूरी है। पहले आपको बताते हैं कि जुलाई में रिकॉर्ड तोड़ने वाली गर्मी पर नासा के बड़े जलवायु वैज्ञानिक ग्रेविन श्मिट की रिपोर्ट क्या कहती है। इसके मुताबिक जुलाई 2023 संभवतः 100 सालों का सबसे गर्म महीना हो सकता है। इस महीने किसी न किसी देश में हर रोज गर्मी के रिकॉर्ड टूटे हैं। रिकॉर्ड तोड़ गर्मी की पुष्टि यूरोपियन यूनियन और मेन यूनिवर्सिटी में हुई स्टडी से भी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका, यूरोप और चीन जैसे देशों में हीटवेव से हालात बिगड़ रहे हैं, जहां तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा पहुंच गया है और ये तापमान लगातार बढ़ रहा है। गर्मी के पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं, नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। दावा है कि अगला साल और गर्म हो सकता है, लेकिन यहाँ ये समझना जरूरी है कि क्या ऐसे हालात भारत में भी हैं। भारत में हमने देखा था कि इस बार जो दिसंबर था वो और फरवरी पिछले कई सालों की तुलना में बहुत ज्यादा गर्म था। देखा जाए तो दिसंबर अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म महीना था और फरवरी 5वां सबसे ज्यादा गर्म महीना रहा था। तो ये जो जुलाई का महीना है, अगर पूरे विश्व के लिए गर्म होता है तो उसका सबसे ज्यादा असर दिखाई दे रहा है यूरोप में और चाइना में। हम देख रहे हैं कि तापमान बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। हालांकि जो अगर भारत की बात करें तो ये पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्म नहीं रहेगा, क्योंकि हमने देखा है कि जुलाई के महीने में जो बारिश होती है वो सामान्य से ज्यादा हुई है और कई राज्य ऐसे हैं जहां पर तापमान इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है। तो भारत के लिए ये लागू नहीं हो पाएगा, लेकिन पूरे विश्व के लिए लागू हो पाएगा। पूरी दुनिया में इस साल जुलाई की गर्मी ने हैरान कर रखा है। 3 जुलाई से 5 जुलाई तक दुनिया ने रिकॉर्ड तोड़ गर्मी महसूस की। 3 जुलाई को दुनिया का औसत तापमान 17 डिग्री सेल्सियस था, लेकिन 4 और 5 जुलाई को इससे भी आगे बढ़ गया। ये तापमान सुनने में ज्यादा नहीं लगता, लेकिन समझिए कि ये औसत तापमान उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध का है, जहां इस वक्त सर्दी है और सर्दी में 17 डिग्री सेल्सियस की गर्मी चिंता बढ़ाने वाली है। अब सवाल है कि इतना तापमान बढ़ा कैसे? माना जा रहा है कि इसकी वजह जलवायु परिवर्तन और अल नीनो है। अल नीनो एक वेदर ट्रेंड है जो हर कुछ साल में एक बार होता है। ये घटना प्रशांत महासागर में होती है। इसकी वजह से पूर्वी प्रशांत महासागर में पानी की ऊपरी परत गर्म हो जाती है। अल नीनो का सबसे ज्यादा असर बारिश के पैटर्न पर होता है। इसकी वजह से भारत में बारिश कम होती है और सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाती है। नासा के वैज्ञानिक मान रहे हैं कि अल नीनो का जलवायु पर असर आने वाले दिनों में ज्यादा बढ़ सकता है, क्योंकि समुद्र में पानी की ऊपरी परत तेजी से गर्म हो रही है और इसकी वजह है वातावरण में तेजी से बढ़ती कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा। पेट्रोल और डीजल जैसे ईंधन की वजह से हर साल 4000 करोड़ टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है और जानकार मान रहे हैं कि यही बढ़ती हुई गर्मी की वजह है।
ये खतरा कितना बड़ा है इसे इस बात से समझिए कि अमेरिका में हीट वेव की चपेट में करीब 11 करोड़ लोग हैं। इटली, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में तापमान 45 डिग्री पहुंच गया है। इटली के 16 शहरों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। चीन में भी तापमान रिकॉर्ड 35 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। ऐसी गर्म जुलाई और दुनिया का बढ़ता तापमान अच्छी खबर नहीं है। अगर अगले 25 सालों में दुनिया का तापमान 2 डिग्री तक बढ़ गया तो मालदीव जैसे देश पूरी तरह डूबने की कगार पर होंगे। मुंबई और चेन्नई जैसे 12 शहर 3 फीट पानी में डूब जाएंगे। दुनिया की करीब 15% आबादी हीट वेव का सामना करेगी और ठंडी जगहों पर रहने वाले कई जानवर हमेशा के लिए विलुप्त हो जाएंगे। कहने की जरूरत नहीं कि खतरा बड़ा है, इसलिए इसे लेकर हॉर्न बजाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जुलाई की गर्मी पूरी दुनिया को क्यों परेशान कर रही है और भारत में इसका कितना असर है, इस पर हमने बात की मौसम वैज्ञानिक महेश पलावत से। नासा की जो रिपोर्ट आई है कि इस साल जो जुलाई का महीना है वो पिछले 100 सालों में सबसे ज्यादा गर्म होने वाला है, तो ये पूरे विश्व के लिए है, केवल भारत के लिए नहीं है। ये जो अल नीनो का इम्पैक्ट है वो भी इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि अल नीनो इवॉल्विंग है और 92% जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो अल नीनो बनने की है और ये जनवरी तक या कह सकते हैं कि इस साल के जो सर्दियां हैं तब तक अल नीनो बना रहेगा। और अल नीनो एक ग्लोबल पैटर्न है जिसके कारण समुद्री सतह के तापमान बढ़ जाते हैं पूर्वी प्रशांत महासागर में, और उससे क्या होता है कि पूरे विश्व पर इसका असर पड़ता है और कई देश ऐसे हैं जहां पर तापमान सामान्य से ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ये हो सकता है कि इस बार जुलाई का महीना काफी ज्यादा गर्म रहे और एक रिकॉर्ड तोड़ महीना ये हो सकता है। और न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट न जाए, इसलिए आपको सीधे लिए चलते हैं धन बाजार। 6 दिन से लगातार बढ़त के साथ बंद हो रहे शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स 888 अंक गिरकर 66,684 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 234 अंक गिरकर 19,745 पर बंद हुआ। निफ्टी के 36 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए, जबकि 14 शेयरों में बढ़त रही। दिल्ली सराफा बाजार में सोने चांदी की कीमत में गिरावट देखी गई। सोना 350 रुपए फिसलकर 60,450 रुपए पर पहुंची, यानी दिल्ली में अब 10 ग्राम सोने की कीमत 60,450 रुपए हुई। वहीं चांदी भी 750 रुपए गिरकर 77,200 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई। दिल्ली में अब 1 किलो चांदी की कीमत 77,200 रुपए हुई। आर्थिक तंगी से जूझ रही गो फर्स्ट एयरलाइन जल्दी ही उड़ान भर सकती है। फ्लाइट शुरू करने के लिए डीजीसीए ने गो फर्स्ट को शर्तों के साथ मंजूरी दे दी है। हालांकि डीजीसीए ने यह भी साफ किया है कि ये मंजूरी दिल्ली हाई कोर्ट और एनसीएलटी में चल रहे केस के नतीजे के आधार पर मान्य होगा। पैसों की कमी की वजह से गो फर्स्ट की उड़ानें 3 मई से बंद है। एयरलाइन ने 28 जून को एविएशन रेगुलेटर को अपना रिजम्पशन प्लान दिया था, जिसकी जांच करने के बाद डीजीसीए ने इसे मान लिया है। डीजीसीए ने कहा है कि गो फर्स्ट एयरलाइन को उड़ानें शुरू करने के लिए एयर ऑपरेटर सर्टिफिकेट रखने से जुड़े सभी नियमों का पालन करना होगा और ये भी तय करना होगा कि विमान ऑपरेशन के लिए पूरी तरह सेफ है। श्रीलंका में भारतीय यूपीआई इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी और श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे के बीच हुई द्विपक्षीय बातचीत में से लेकर दोनों देशों के बीच एक समझौता हुआ। इसके अलावा पीएम मोदी ने श्रीलंका और भारत के बीच हवाई कनेक्टिविटी बढ़ाने, पैसेंजर फेरी सर्विस शुरू करने और इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड पर काम करने की भी बात कही। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे 2 दिन के भारत दौरे पर हैं। किया इंडिया ने भारत में सेल्टोस फेसलिफ्ट की कीमत का ऐलान कर दिया है। मिड साइज एसयूवी की कीमत 10.90 लाख रुपए से शुरू होकर 20 लाख रुपए तक है। किया इंडिया की यह नई कार 18 वेरिएंट में लाई गई है। इसके अलावा वॉइस कंट्रोल के साथ पैनोरमिक सनरूफ, एडवांस ड्राइवर असिस्टेंट सिस्टम लेवल 2 और 32 से ज्यादा सेफ्टी फीचर्स के साथ आ रही है। कंपनी ने सेल्टोस फेसलिफ्ट को 4 जुलाई को अनवील किया था। इसके बाद 14 जुलाई को इसकी बुकिंग शुरू की गई थी। न्यूज पथ में खबरों के सफर को आगे बढ़ाते हैं और सोशल अड्डा का अब रुख करते हैं। आज के मुद्दे पर लोगों की राय यहां जानते हैं। सोशल अड्डा में आज का मुद्दा करोड़ों रुपए के मुआवजे से जुड़ा है, जो कि एक 8 साल की बच्ची को मिला है। चौंकाने वाली बात यह है कि ये मुआवजा खाने की गर्म चीज से जलने पर मिला है। जी हां, अमेरिका के फ्लोरिडा में मैकडॉनल्ड्स रेस्टोरेंट को $8 लाख यानी कि 6.5 करोड़ से ज्यादा रुपए बच्ची को हर जाने में देने पड़े हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक पीड़ित लड़की मैकडॉनल्ड्स के चिकन मैकनगेट
उससे बुरी तरह से जल गई थी। यह घटना 2019 की है, जब ओलिविया कराबालो नाम की इस बच्ची की उम्र सिर्फ 4 साल थी। ओलिविया के परिवार ने बताया कि उन्होंने मैकडॉनल्ड्स के ड्राइव थ्रू आउटलेट पर कार में बच्ची को हैप्पी मील दिलाया था। हैप्पी मील में गर्म चिकन मैकनगेट्स भी थे, जो बच्ची की गोद में गिर गए थे और उसकी वजह से वो 2nd डिग्री बर्न का शिकार हुई थी और उस जगह गहरा निशान बन गया। 2nd डिग्री बर्न में त्वचा की पहली और दूसरी परत जल जाती है। इसमें फफोले पड़ सकते हैं और बहुत दर्द हो सकता है। बच्ची के परिवार ने इस घटना के बाद रेस्टोरेंट के खिलाफ कानूनी केस कर $15 मिलियन यानी कि करीब 12 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा था। पीड़ित परिवार की ओर से जूरी के सामने बच्ची के जलने की तस्वीरें साझा की गई और मैकनगेट के गिरते ही बच्ची की चीख का ऑडियो भी शेयर किया गया। बच्ची की मां ने जूरी के सामने कहा कि रेस्टोरेंट ने उसे एक बार भी चेतावनी नहीं दी थी कि फूड इतना गर्म भी हो सकता है। वहीं मैकडॉनल्ड्स ने अपने बचाव में कहा कि वो फूड सेफ्टी रूल्स का सख्ती से पालन करते हैं। इसमें मैकनगेट्स को गर्म परोसना जरूरी है। कंपनी ने यह भी कहा कि ड्राइव थ्रू विंडो से फूड एक बार बाहर जाने के बाद उनका उस पर कोई कंट्रोल नहीं रहता। रेस्टोरेंट ने यह भी दलील दी कि घटना के 3 हफ्ते बाद ये बच्ची ठीक हो गई थी और उसे मुआवजे में $1,56,000 ही मिलने चाहिए। लगभग 4 साल तक चली कानूनी लड़ाई के बाद फ्लोरिडा जूरी ने बच्ची के हक में फैसला सुनाया और उसके दर्द और मानसिक पीड़ा के आधार पर $8 लाख का मुआवजा देने का आदेश दिया। इस फैसले पर पीड़ित परिवार ने खुशी जताई है और कहा है कि वो इस पैसे से अपनी बच्ची के चोट के निशान को हटवाने के लिए ट्रीटमेंट करवाएंगे। इस दिलचस्प मामले को लेकर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। ये बताइए, आप कभी किसी रेस्टोरेंट में गई हैं? कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपके खाने में कुछ गिर गया या फिर आपको चोट लग गई हो, तो मैक्सिमम आपको वहां पर क्या बोला गया? मेरे को तो मैक्सिमम सॉरी बोल दिया गया। इससे ज्यादा तो लाइक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या होटल की तरफ से ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली गई कि दे विल कंपनसेट मी और समथिंग, ओनली जस्ट अ सॉरी वर्ड। जब मैंने अभी ये बताया आपको कि 6.5 करोड़ रुपए का कंपनसेशन, सुन के पहला ख्याल दिमाग में क्या है? ऑब्वियसली सबसे पहला जो ख्याल है दैट इट इज अ वेरी बिग अमाउंट, बट ऑब्वियसली इफ अ चाइल्ड इज बीइंग हर्ट और उसके फिजिकल पार्ट इज बीइंग अफेक्टेड, सो डेफिनेटली इट इज अ गुड इनिशिएटिव बाय द गवर्नमेंट। अच्छा, यहाँ बताओ, कितनी बार रेस्टोरेंट खाने पीने गए होगे, जल भी गए होगे, मुझे लगता है कई बार तो लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। यहाँ अगर ऐसा कुछ होता है तो भाई लड़ाई होते हमने खूब देखा है, लेकिन इतना बड़ा कंपनसेशन वापस नहीं मिलता। नहीं मैम, कंपनसेशन नहीं, बस सॉरी बोल दिया जाता है उनकी तरफ से, और कुछ नहीं मैम, और कुछ नहीं बोला जाता है, सॉरी बोला जाता है बस। अच्छा ये बताओ, आपके मन में पहला क्या ख्याल आया जब मैंने आपको बताया कि मैकडॉनल्ड्स ने इतना बड़ा कंपनसेशन दिया है? कि वहाँ के कानून काफी अच्छे हैं और उस लड़की को हर्ट हुआ तो इतना अच्छा कंपनसेशन, उसको मुआवजा मिल गया उसका जो भी हर जाना था, अच्छी बात है। यहाँ पे नहीं है वो ऐसा कुछ भी। यहाँ पर भी क्या कंपनसेशन शुरू हो जाना चाहिए? बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी लोग रेस्टोरेंट्स में कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ सॉरी बोल के या बोलते हैं कि चलिए हम आगे से नहीं करेंगे, तो उससे कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला। अगर उनको रहेगा कि हमें कुछ कॉम्पनसेट करना रहेगा तो दे विल प्ले सेफ कि हम कोई गलती ही ना करें अपने साइड से। तो पहली बात तो गलतियां कम होंगी, ऊपर से जो उससे अफेक्टेड हैं उनको थोड़े फायदे होंगे कि अगर उनको पैसे मिल रहे हैं तो वो उनको कुछ फायदा होगा। जैसे उस छोटी बच्ची के पैर पे लगी या चोट लगा या जो भी बर्न हो गया, तो वो उस पैसे का पॉजिटिव यूज कर सकते हैं उस बच्ची के लिए। लेकिन वही यहाँ अगर ऐसा कुछ होता तो यहाँ पे उस चीज का कोई इफेक्ट नहीं होता। रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती है। कमियां लोगों में नहीं, हमारी सोच में ही कहीं होती है और उसे हम ही दूर भी कर सकते हैं। और फिर चाहे वो चीज हो या फिर इंसान, उसे सुंदर और उपयोगी भी बना सकते हैं। मिट्टी कैफे की शुरुआत इसी सोच से एक टीन शेड में शुरू हुई थी और आज मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भी खुल चुका है। दिव्यांगियों के लिए मिट्टी कैफे एक पूरा आसमान है, जो बाकियों के लिए ये वो जगह है जो सिखाती है कि कमियां होने पर भी कैसे खुश रहा जाए। हंसते मुस्कुराते, हैरत से सबको निहारते, भीड़ से अलग ये मासूम चेहरे चले हैं अपने लिए आसमान ढूंढने, और इन्हें पंख दिया है 28 साल की अलीना ने। अलीना मिट्टी कैफे की ब्रांड एम्बेसडर है, जो दिव्यांग लोगों को सम्मान के साथ अपना जीवन जीने के लिए प्रेरित करती है, एक ठोस पहल के साथ। और ये पहल उन्होंने मुंबई के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर भी की है, दिव्यांगों के लिए मिट्टी कैफे खोलकर।
मकसद यही कि वो सम्मान से जी सकें, अपने अधिकारों को लेकर जागरूक हो सकें और लोगों की मानसिकता बदल सकें। प्रॉब्लम ये नहीं है कि 7 करोड़ लोगों को डिसेबिलिटी हमारे देश में है और 1 बिलियन 1.2 बिलियन से ज़्यादा लोगों को डिसेबिलिटी विश्व में है। वो प्रॉब्लम ही नहीं है, वो स्टैटिस्टिक्स प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है जो हमारे सोच की डिसेबिलिटी में प्रॉब्लम है। डिसेबिलिटी एंड आवर परसेप्शन जो हम लोग को बदलना है। तो ये सेकेंड ऑब्जेक्टिव जो सबसे इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है मिट्टी का, कम्युनिटी को जोड़ना, परसेप्शंस चेंज करना अबाउट डिसेबिलिटी इंक्लूजन। आई एम रेडी टू फ्लाई, हेल्प मी बिल्ड माई स्काई। ये सिर्फ इस कैफे का स्लोगन नहीं है, बल्कि अलीना के मुताबिक ये संस्था असल में लोगों के सहयोग से ही चल रही है। हम लोग जो रन करते हैं वो कम्युनिटी सपोर्ट के थ्रू ही रन करते हैं। एंड हमारा जो पहला कैफ़े था वो एक टिन शेड में था, चूहों से भरा हुआ टिन शेड, जो स्टूडेंट कम्युनिटी ने हमें क्लीन करने में हेल्प किया। जब हमने शुरू किया था तो हमारे पास 1 रुपया तक नहीं था, जेब खाली था, एक्सपीरियंस 0 था। लेकिन जब ऐसा स्कार्सिटी होता है ना, उसी से अपॉर्चुनिटी राइज करता है। तो 90% जो हमारा पहला कैफे का इक्विपमेंट्स है वो डोनेटेड बाय एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर्स फ्रॉम द कम्युनिटी। आज हमारा 38th कैफे है एंड जहाँ पर वो भी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में। एंड इससे ज़्यादा अच्छा जगह हम लोग को मिल ही नहीं सकता था अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो जब मिट्टी कैफे ने ये प्रपोजल हमारे लीडरशिप के पास लेके आए तो सोचने की कोई बात ही नहीं थी इस पे। तो एयरपोर्ट एक कम्युनिटी होता है जहाँ पे लोग आते हैं और यहाँ पे खुशियाँ बढ़ते हैं। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी जो हम इन स्पेशल लोगों को दे, और वो जो हम जैसे मिट्टी का जो टैगलाइन है मैजिक ऑफ एबिलिटीज, वो प्लेटफॉर्म हम दे सकते थे उनको जहाँ पे वो खाने के हिसाब से दुनिया को खुशियाँ बांट सके। तो ये था थिंकिंग बिहाइंड कि मिट्टी को यहाँ पे मुंबई एयरपोर्ट पे ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए। मिट्टी कैफे अपने मकसद में कामयाब हो रहा है। यहाँ काम करने वाले चेहरे इसकी तस्दीक करते हैं। इधर आके हमारा मैडम सिखा दिया, मैं सिखाया। पहले कुछ काम नहीं आता था मेरे को। मिट्टी कैफे में आने के बाद हमारे मैडम दिल्ली, मुंबई, कोलकाता सब लेके घूम रहे हैं, सब फंक्शन में लेके जा रहे हैं, बहुत खुश हो रहे हैं। हमारे मैडम को थैंक यू। और मैं ये देख के फुल ये लोगों को ये सब देख के बहुत खुश हो रहा है। एक टीन शेड से मिट्टी कैफे की शुरुआत करने वाली अलीना आज सैकड़ों दिव्यांगों के लिए उम्मीद की किरण है और उन युवाओं के लिए प्रेरणा जो अपनी क्षमता को नौकरी तक समेट लेते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब गूगल वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्ट वॉच यूजर्स बिना स्मार्टफोन के भी व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे। जी हां, टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी हर एक जरूरी खबर को जानने समझने के लिए चलिए चलते हैं डिजिटल गली। इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब स्मार्ट वॉच के गूगल वेयर ओएस के लिए उपलब्ध हो गया है। अब गूगल वेयर ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्ट वॉच यूजर्स बिना स्मार्टफोन के व्हाट्सएप यूज कर पाएंगे। व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा के सीईओ मार्क जुकरबर्ग ने इसके बारे में जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि अब आप नए व्हाट्सएप फॉर वेयर ओएस ऐप के साथ अपनी कलाई से व्हाट्सएप कर सकते हैं। गूगल वेयर ओएस से चलने वाले स्मार्ट वॉच में ऐप इंस्टॉल और अकाउंट सेटअप करने के बाद यूजर्स को व्हाट्सएप यूज करने के लिए वॉच को फोन से कनेक्टेड नहीं करना होगा। फोन की तरह ही स्मार्ट वॉच के ऐप के जरिए यूजर्स मैसेज, वॉइस मैसेज करने के लिए व्हाट्सएप के दूसरे फीचर्स यूज कर सकते हैं। हालांकि इसके लिए स्मार्ट वॉच LTE कैपेबल होना चाहिए जो eSIM को सपोर्ट करती हो या फिर उसमें डेडिकेटेड सिम स्लॉट हो। ऐसा नहीं होने पर फोन से कनेक्ट किए बिना स्मार्ट वॉच में इंटरनेट नहीं चलेगा और आप वॉच को फोन से कनेक्ट किए बिना व्हाट्सएप यूज नहीं कर पाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ट्राई ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाने की सिफारिश की है। ट्राई ने अपनी 10 पन्नों की सिफारिशों में कहा है कि AI को रेगुलेट करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा अथॉरिटी ऑफ इंडिया को तुरंत एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी के रूप में स्थापित करना चाहिए। ट्राई ने सुझाव दिया है कि AI को रेगुलेट करने के लिए 2 तरह की संस्थाएं हों, एक इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी और दूसरी मल्टी स्टेक होल्डर्स बॉडी जो सलाहकार संस्था के तौर पर संवैधानिक अथॉरिटी की मदद करेगी। वहीं इंडिपेंडेंट संवैधानिक अथॉरिटी का काम अलग अलग पहलुओं पर नियम बनाना और सिफारिशी निकाय के रूप में काम करने की जिम्मेदारी दी जा सकती है। ट्राई ने कहा कि AI का प्रभाव केवल टेलीकॉम सेक्टर तक ही सीमित नहीं है, इसमें स्वास्थ्य, फाइनेंस, ट्रांसपोर्टेशन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर सहित अन्य क्षेत्रों को प्रभावित करने की क्षमता है।
न्यूज पथ पर आगे पब्लिक होर्डिंग पर शिव भक्तों के लिए एक अच्छी खबर है। भगवान शिव का निवास स्थान कहे जाने वाले कैलाश पर्वत के दर्शन करना अब आसान हो जाएगा। कैलाश मानसरोवर यात्रा करने के लिए अब चीन पर निर्भर नहीं होना पड़ेगा। आपको बता दें, दरअसल कैलाश पर्वत तक जाने के लिए भारत में ही नया रास्ता तैयार किया जा रहा है। ये रास्ता उत्तराखंड में पिथौरागढ़ जिले के नावीघाट से भारत चीन सीमा पर लिपुलेख दर्रे तक तैयार किया जा रहा है। इसके लिए करीब 6.5 किलोमीटर लंबी सड़क की कटाई का काम शुरू कर दिया गया है। उम्मीद है कि ये रास्ता इसी साल सितंबर तक तैयार होकर खोल दिया जाएगा। जानकारी के मुताबिक सड़क का काम पूरा होने के बाद कैलाश व्यू पॉइंट भी तैयार हो जाएगा। नाभी डांग के ठीक ऊपर 2 किलोमीटर ऊंची चोटी से तिब्बत में मौजूद कैलाश पर्वत आसानी से दिखाई देता है। ये चोटी तिब्बत के प्रवेश द्वार लिपुलेख दर्रे के पश्चिमी किनारे पर है और समुद्र तल से लगभग 17,500 फीट की ऊंचाई पर है। हालांकि ये बात अब तक किसी को पता नहीं थी, लेकिन जब कुछ स्थानीय लोग पुरानी लिपुलेख चोटी के ऊपर पहुंचे तो वहां से कैलाश पर्वत काफी करीब और दिव्य दिखाई दिया। इसके बाद सरकारी अधिकारियों की टीम ने उस जगह का जायजा लिया और इस बात की पुष्टि हुई कि वहां से कैलाश पर्वत के भव्य दर्शन हो रहे हैं। अभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए श्रद्धालुओं को चीन से होकर जाना पड़ता है, जिसके लिए वीजा की जरूरत होती है। इस बीच चीन ने अपने वीजा नियमों को काफी कड़ा कर दिया है, जिससे यात्रा का खर्च बढ़ गया है। हालांकि कोरोना महामारी के कारण कैलाश मानसरोवर यात्रा पिछले 4 साल से नहीं हो पाई है और इस बार यात्रा के लिए मई से रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 के शेड्यूल पर निराशा जताई है। खेल जगत से जुड़ी और खबरों को जानने के लिए आइए सीधे आपको लिए चलते हैं खेल चक्कर। त्रिनिदाद में वेस्टइंडीज के खिलाफ खेला जा रहा दूसरा टेस्ट मैच रिकॉर्ड के लिए याद किया जाने वाला है। भारतीय टीम के कप्तान और विस्फोटक ओपनर रोहित शर्मा ने इस मैच में अपने नाम एक रिकॉर्ड बनाया है। बड़ी बात यह है कि उन्होंने ये रिकॉर्ड पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पॉन्टिंग के रिकॉर्ड को तोड़कर बनाया है। दरअसल रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट में छक्के जड़ने के मामले में रिकी पॉन्टिंग से आगे निकल गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैचों में रिकी ने कुल 73 छक्के जड़े थे, जबकि रोहित शर्मा ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 20 जुलाई को खेली अपनी पारी में 2 छक्के के साथ कुल 80 रन बनाकर कुल 74 छक्के टेस्ट मैच में जड़ दिए हैं। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने एशिया कप 2023 के शेड्यूल पर निराशा जताई है। बीसीबी ने गुरुवार को कहा कि अत्यधिक यात्रा का असर आगामी एशिया कप पर पड़ेगा। टूर्नामेंट हाइब्रिड मॉडल में खेला जा रहा है। ऐसे में बांग्लादेश लीग स्टेज का पहला मैच 31 अगस्त को श्रीलंका के खिलाफ श्रीलंका में खेलेगा। वहीं अगला मैच 3 सितंबर को अफगानिस्तान के खिलाफ लाहौर में खेलेगा। अगर टीम सुपर 4 में पहुंचती है तो उसे फिर श्रीलंका जाना होगा। महिला फुटबॉल विश्व कप में सहमेजबान न्यूजीलैंड की टीम ने गुरुवार को बड़ा उलटफेर करते हुए पहली बार जीत का स्वाद चख लिया। हन्ना विल्किंसन के गोल की मदद से न्यूजीलैंड की टीम ने टूर्नामेंट के पहले ही मैच में नॉर्वे को 1-0 से शिकस्त दी। ग्रुप ए के इस मुकाबले में पहले हाफ में दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। 1995 की विजेता टीम नॉर्वे को पहले हाफ में गोल करने के मौके मिले, लेकिन न्यूजीलैंड ने उसे गोल में बदलने नहीं दिए। फिर दूसरे हाफ में न्यूजीलैंड की टीम नॉर्वे के डिफेंस को भेदने में सफल हो गई। दूसरे हाफ में 48वें मिनट में हन्ना विल्किंसन ने बॉक्स के अंदर से गोल कर न्यूजीलैंड को मैच में 1-0 से आगे कर दिया। हालांकि इसके बाद दोनों टीमें कोई गोल नहीं कर पाई। बैडमिंटन जगत से भारत के लिए खुशखबरी आई है। स्टार खिलाड़ी सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने कोरियाई ओपन चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दुनिया में तीसरी नंबर की रैंकिंग रखने वाले युगल ने जापानी युगल को 40 मिनट के मुकाबले में 21-14, 21-17 से हराया। सात्विक और चिराग का मुकाबला दूसरी वरीयता प्राप्त चीन के वेई किंग लियांग और चांग वांग से होगा, जो पुरुष युगल में 2021 के विश्व चैंपियन हैं। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।